नमस्कार साथियों, केसी सामोता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और हम परिचर्चा करने जा रहे हैं कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की। कार्ल मार्क्स के कुछ सिद्धांतों के बारे में हमने पूर्व व्याख्यानों में परिचर्चा की। आज के व्याख्यान में हम कार्ल मार्क्स के थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए साथियों, बहुत ही सरल सरल और संक्षिप्त शब्दों में गहन सार्थकता के साथ कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत पर परिचर्चा करते हैं। सबसे पहले कार्ल मार्क्स का जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है वह क्या है, ये हमें समझना होगा। अतिरिक्त मूल्य क्या है? अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है वह कार्ल मार्क्स ने अपनी कृति फिलोसॉफिकल एंड इकोनॉमिक मैन्युस्क्रिप्ट और क्रिटिक्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड दास कैपिटल में विस्तृत रूप से अभिव्यक्त किया है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, इसका मतलब है कि किसी वस्तु का मूल्य और कीमत दो चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम आगे विचार करेंगे। मार्क्स ने कीमत की बात बाजार से कही है और मूल्य प्राकृतिक कीमत को मूल्य के रूप में अभिव्यक्त किया है। अतिरिक्त मूल्य क्या है? ऐसा मूल्य जो कि कामगार वर्ग को, सर्वहारा वर्ग को मिलना चाहिए, परंतु यह श्रमिक वर्ग को न मिलकर पूंजीपति वर्ग अपने पास रख लेता है, और यही अतिरिक्त मूल्य है। जो श्रम को उसका पूर्ण मूल्य नहीं दिया जाता, वह मूल्य पूंजीपति वर्ग के पास रहता है, और इसी अतिरिक्त मूल्य पर नियंत्रण रखने वाला वर्ग पूंजीपति वर्ग कहलाता है। अतिरिक्त मूल्य मार्क्सवाद के चिंतन का आर्थिक आधार है। इसका मतलब है कि कार्ल मार्क्स जो पूंजीवादी व्यवस्था के अवगुणों को अभिव्यक्त करता है, मार्क्स का मानना है कि अतिरिक्त मूल्य ही वह साधन है जिसके माध्यम से पूंजीपति वर्ग राज्य का निर्माण करता है, धर्म का निर्माण करता है और राजनीतिक संरचनाओं का निर्माण करता है, क्योंकि उनकी नींव में आर्थिक आधार होता है। उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखने वाला समूह आर्थिक वर्ग कहलाता है, और अतिरिक्त मूल्य ही इस पूरे मार्क्सवादी चिंतन का मुख्य केंद्र है, क्योंकि आर्थिक शक्ति पूंजीपति वर्ग के पास अतिरिक्त मूल्य के माध्यम से संग्रहित होती है। इसके अलावा अतिरिक्त मूल्य कामगार वर्ग के शोषण की प्रकृति को व्यक्त करता है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत ये बताता है कि कामगार वर्ग और जो बुजुर्गा वर्ग है उनके बीच क्या विभाजन है। जो कामगार या सरवारा वर्ग है, जो कार्य करता है, उस कार्य के बदले उसको पूरा मूल्य नहीं मिलता है, और ये मूल्य पूंजीपति वर्ग अपने पास रख लेता है। इसका मतलब यह है बुजुर्गा वर्ग के द्वारा सर्वहारा वर्ग की आर्थिक शोषण की प्रकृति को व्यक्त करता है कि किस तरह से आर्थिक शोषण किया जाता है। साथियों, जैसा हम जानते हैं कि मानवीय भूगोल और संसाधन भूगोल के रूप में अगर आपने पढ़ा होगा तो दो तरह के संसाधन होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। भूमि, कच्चा माल, जल, ये तमाम तरह के प्राकृतिक संसाधन हैं, परंतु मानवीय संसाधन शारीरिक श्रम और पूंजी को अभिव्यक्त करता है। प्राकृतिक संसाधन अपने आप में मूल्य नहीं होते हैं, अपितु शारीरिक श्रम का इसमें समावेश करने के बाद ये मूल्यवान हो जाते हैं। मान लीजिए धरती के भीतर खनिज तेल है और उसका आविष्कार नहीं किया गया है, तो ये प्राकृतिक साधन है, परंतु इस प्राकृतिक साधन को मानव तकनीक के माध्यम से खोजता है और इस तकनीक ईजाद के माध्यम से बाहर निकालकर उसका साधनों के रूप में यातायात में उपयोग लेता है। तो यह प्राकृतिक साधन को मानवीय संसाधन के द्वारा प्राकृतिक संसाधन में बनाने की प्रक्रिया है। इसका मतलब कार्ल मार्क्स ये कहना चाहते हैं कि जो सजीव संपत्ति और निर्जीव संपत्ति है उसका भेद करना चाहते हैं कि सजीव संपत्ति यानी कि दास, यानी कि किसान, यानी कि मजदूर और यानी कि सर्वहारा वर्ग, उसी के कारण प्राकृतिक साधनों को संसाधन में परिवर्तित किया जाता है। साथियों, कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि मूल्य और कीमत दो आधार होते हैं। मूल्य का मतलब उसकी प्राकृतिक कीमत से है और कीमत का मतलब बाजार से है। अगर आपने थोड़ी बहुत अर्थशास्त्र पढ़ी होगी तो आर्थिक अर्थशास्त्र का चिंतन ये बताता है कि कीमत बाजार में तय होती है। तय होने का आधार अन्य बातें स्थिर रहने पर मांग, ये जो कीमत है वो मांग और आपूर्ति को प्रभावित करती है। कीमत बढ़ने से मांग घटना और कीमत घटने से मांग का बढ़ना जारी रहता है। इसी तरह से बाजार में न केवल वस्तुएं और सेवाएं बिकती हैं, अपितु मानवीय
श्रम भी बिकता है, जिसको सर्विस की कैटेगरी में शामिल किया गया है। मूल्य का अभिव्यक्त करना चाहते हैं कि मूल्य का मतलब प्राकृतिक मूल्य होता है, अर्थात वह कच्चा माल जिसकी पूर्णतः वैल्यू होती है, वह श्रमिक जिसको काम मिलता है और काम के बदले में मजदूरी मिलती है। परंतु जैसे ही यह प्राकृतिक मूल्य बाजार में पहुंचता है तो ये कीमत के रूप में अभिव्यक्त हो जाता है। इस प्राकृतिक मूल्य और बाजार की आर्टिफिशियल प्राइस के बीच जो अंतर है वही मूल्य और कीमत के बीच का अंतर है, और यह मूल्य और कीमत के बीच का जो अंतर है वही अतिरिक्त मूल्य है। जैसे कि मान लीजिए डबल रोटी का मूल्य और कीमत को समझिए कि उस गेहूं को उत्पादन करने में जो उसका प्राकृतिक मूल्य होता है, परंतु उस गेहूं से आटा बनाने में, पिसाई करने में, यातायात में, संग्रहण में जो खर्चा होता है वह खर्चा जोड़ने के बाद और बाजार में जो उसको बेचा जाता है, उन दोनों के बीच जो अंतर होता है वह मूल्य और कीमत के अंतर को अभिव्यक्त करता है। इसका मतलब कार्ल मार्क्स अपनी पुस्तक में ये नहीं बताना चाह रहे हैं कि गेहूं की जो मूल कीमत है उसी कीमत पर डबल रोटी को बेचा जाए, परंतु गेहूं की उत्पादन करने में जो शारीरिक श्रम लगता है उसकी कीमत और गेहूं से डबल रोटी परिवर्तित करके उसको बेचने के बदले में बाजार में प्राप्त होने वाली कीमत, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वह अतिरिक्त मूल्य है, और ये अतिरिक्त मूल्य श्रम का मूल्य है, यथार्थ मूल्य होता है जो कि मजदूर को मिलना चाहिए। इसे और सरल शब्दों में समझें तो मान लीजिए एक किसान टमाटर की खेती करता है और टमाटर को 5 रुपये किलो में मूल्य में बेचता है। जो व्यापारी है वह उसे अपनी लागत लगाकर 8 रुपये किलो में बेचता है, और उसके बाद वह उपभोक्ताओं को 20 रुपये किलो में बेचा जाता है। वही टमाटर है या टोमेटो सॉस को 100 रुपये किलो, 200 रुपये किलो में बेचा जाता है। इसका मतलब है कि जो अन्य मूल्य जुड़ा है वह तो एक सामान्य मूल्य है, परंतु उसको जोड़ने के बाद भी जो मूल्य वसूला जाता है उपभोक्ताओं से वह शारीरिक श्रम का मूल्य है, सामाजिक पूंजी का मूल्य होता है, मजदूर का मूल्य होता है, जो मजदूर को मिलना चाहिए अपितु वह मजदूर को नहीं मिलता है, किसान को नहीं मिलता है, और उसका जो मूल्य है कीमत की अपेक्षा बहुत कम होता है। यही कारण है कि किसान हमेशा शोषण का शिकार रहता है, और वह सीमांत किसान जो बड़ा जमींदार किसान नहीं उसकी बात है, सीमांत किसान हमेशा ऋण में जीता है, ऋण में ही जन्म लेता है और ऋण में ही मर जाता है। उसका कारण एकमात्र यही है कि अतिरिक्त मूल्य किसान को कदापि नहीं मिलता है। राजनीतिक अर्थशास्त्र की आलोचना जो क्रिटिक्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी और दास कैपिटल के 3 भाग 2 भाग जो उसकी मृत्यु के बाद लिखे गए कार्ल मार्क्स के एंजल्स के द्वारा, उसमें विस्तार से सरप्लस वैल्यू की थ्योरी को डिफाइन किया गया है, बताया गया है। तो साथियों, ये कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, और अतिरिक्त मूल्य पर उस मजदूर का हक होता है जिसे वह मिलता नहीं, और इस अतिरिक्त मूल्य को सर्वहारा वर्ग को नहीं दिया जाकर पूंजीपति वर्ग, बुजुर्ग वर्ग अपने पास रखता है। इसी कारण वह पूंजीपति बनता है। वह ऐसा क्यों कर पाता है? क्योंकि बुजुर्ग वर्ग का मोड ऑफ प्रोडक्शन पर कंट्रोल होता है, उत्पादन के साधनों पर कंट्रोल होता है। किसान भी पैदा करता है और कंपनी वाला टोमेटो सॉस भी पैदा करता है। वास्तव में टमाटर को का उत्पादन किसान ही करता है, परंतु मोड ऑफ प्रोडक्शन में जो टोमेटो सॉस है उस पर कंट्रोल उद्योगपति का होता है, और इसलिए किसान टमाटर को 1 दिन 2 दिन से ज़्यादा नहीं रोक सकता, परंतु मोड ऑफ प्रोडक्शन पर कंट्रोल रखने वाला कोल्ड स्टोरेज के रूप में वर्षों तक रख सकता है, टोमेटो सॉस के रूप में और लंबे समय तक, दीर्घ काल तक अपने पास रख सकता है, और इसी कारण से वह अतिरिक्त मूल्य को हड़प लेता है, उसका हक नहीं होता। और शोषण का अंतर्राष्ट्रीय विस्तार जो अतिरिक्त मूल्य है, उस अतिरिक्त मूल्य का धीरे धीरे अतिरिक्त मूल्य में बढ़ोतरी होती है, वह बढ़ता जाता है, मुनाफा होता जाता है, इसलिए वह एक देश से दूसरे देश, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे और दुनिया भर के देशों में इसका विस्तार हो जाता है। इसलिए शोषण का स्तर भी, अंतर्राष्ट्रीय शोषण का जो आधार है वो भी विस्तृत हो जाता है, और इसीलिए कार्ल मार्क्स ने कहा है, दुनिया के मजदूरों से अपील की है। कार्ल मार्क्स कह रहे हैं अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत हमने समझ लिया है, इस अतिरिक्त मूल्य को मजदूर को कैसे दिलाया जाए, इसका समाधान कार्ल मार्क्स बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आधुनिक साम्यवाद की स्थापना से ही इस आर्थिक शोषण का अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के माध्यम से शोषण करने के तरीके का, अन्याय का अंत हो सकता है, और वह मॉडर्न कम्युनिज्म ही इस सरप्लस वैल्यू को
हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये था साथियों कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। नेक्स्ट व्याख्यान में कार्ल मार्क्स के अन्य सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा व्याख्यान पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर कुछ आपको पूछना है तो आप यूट्यूब में कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको कोई नई थ्योरी पढ़नी है या कोई ऐसा सिद्धांत जो आपको समझ में नहीं आता या आपके लिए बड़ा ही थोड़ा जटिल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं। मैं उस संबंधित विषय बिंदु पर व्याख्यान तैयार करूंगा। आप सभी का धन्यवाद।